दोस्तों हमारा 2 मार्च को कक्षा 11वीं का अंग्रेजी का एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है। लगातार मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं, कम समय है फिर भी मैं आपको लगातार क्या इंपॉर्टेंट बताते जा रहा हूं और आपको भी क्या लगातार मेहनत करते जाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सबसे बड़ी समस्या रहती है क्योंकि इसलिए आपको मैंने क्वेश्चन आंसर की सीरीज स्टार्ट की है। हर चैप्टर के मैं आपको क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बहुत ज्यादा ईजी लैंग्वेज में बताते जा रहा हूँ। ओके, तो इससे पहले दोस्तों मैंने आपको आपकी जो हॉर्नबिल बुक है उसमें आपके 2 सेक्शन होते हैं, एक फोर्थ सेक्शन एक पोएट्री सेक्शन। तो फोर्थ सेक्शन में दोस्तों आपके 6 लेसन है, ओके 6 चैप्टर हैं। तो आपके 6 के 6 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बता दिए, 2 पार्ट में मैंने आपको बताए हैं। तो वीडियो जाकर जो देखिएगा, इसी वीडियो के आपको कमेंट में मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो जाकर आप जरूर देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको आपके पोएट्री के जितने भी चैप्टर हैं सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। पोएट्री में दोस्तों आपके क्या है 5 चैप्टर हैं, हॉर्नबिल की पोएट्री सेक्शन में आपके 5 चैप्टर हैं। 5 के 5 जो हमारे चैप्टर हैं सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, शॉर्ट वाले लॉन्ग वाले भी। क्वेश्चन तो बताऊंगा, सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा, साथ ही मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा भी। क्या बात है सर, क्या बात है। मेरा उद्देश्य ये नहीं होता है कि मैंने केवल आपको बता दिया हो गया, क्योंकि आपको तो मैं क्वेश्चन बता दूंगा लेकिन आपको क्या है क्वेश्चन को याद करना पड़ेगा। याद करेंगे तभी आप पेपर में लिख पाएंगे। तो जब आप उससे समझ लेंगे हिंदी में आसान भाषा में तो आपको क्या आसानी से याद हो जाएगा, याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और फिर आप क्या बेहतरीन से पेपर में कर पाएंगे। चलिए देख लेते हैं। सबसे दोस्तों हमारा पोएट्री में लेसन फर्स्ट है अ फोटोग्राफ। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लिए हैं। पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पेपर के जो क्वेश्चन है उनको भी मैंने कवर किया है। ओके, तो वो भी आपके क्या है प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ओके, पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डोनेट इन द पोयम, व्हाई हैज दिस वर्ड बीन यूज्ड। मतलब बताया जा रहा है कि आपकी जो फोटोग्राफ पोयम है इसमें कार्डबोर्ड शब्द है, एक कार्डबोर्ड शब्द आया है तो उसका क्या मतलब है। ओके, और इसका क्यों प्रयोग किया जा रहा है। इस बार से आपका वार्षिक परीक्षा 2024 में आया है और वार्षिक परीक्षा 2023 में भी आ चुका है कि व्हाट डज द कार्डबोर्ड रेफर्स टू इन द पोयम, यानी कार्डबोर्ड जो शब्द है वो क्या प्रेजेंट कर रहा है, क्या किसी के लिए बता रहा है। ओके, क्या बता रहा है तो देख लेते इसका आंसर आपको किस प्रकार से लिखना है। इन द पोयम कार्डबोर्ड डोनेट द फोटोग्राफ। इसका मतलब क्या हुआ कि कविता में जो कार्डबोर्ड शब्द है वो क्या फोटो को दर्शाता है। इट हैज बीन यूज्ड टू रेफर टू द प्रैक्टिस ऑफ पेस्टिंग ऑफ अ फोटोग्राफ ऑन इट एंड गेट इट फ्रेम। क्या मतलब हुआ कि यहाँ इसका प्रयोग गत्ते पर क्या है फोटो चिपकाकर फ्रेम करवा लेने की प्रथा से दर्शाता है। मतलब क्या है पहले समय में क्या होता था, आज के समय में तो हम क्या जो अपनी फोटो वगैरह होते हैं मेमोरीज होती हैं, ओके हम उन्हें क्या है मोबाइल में सेव कर लेते हैं, लेकिन पहले समय मोबाइल तो चलता नहीं था तो जितनी भी फोटो थी उन्हें क्या है एक फोटो का क्या फ्रेम करवा के क्या है घर में रखा जाता था। तो भाई यहाँ बताया जा रहा है, आपने पोएम पढ़ी भी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि राइटर की जो माता जी है वो क्या है उनकी जो अपनी जो बचपन की फोटो से देखकर याद करती हैं, ओके और अपना बचपना याद करती हैं। तो वही यहाँ बताया जा रहा है कि जो कार्डबोर्ड शब्द का मतलब क्या है फोटो फ्रेम से है, सिंपल ही आपका है। बाकी लिखने के प्रकार से 2 लाइन में वो आपको बताया जा रहा है। आगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैज द कैमरा कैप्चर्ड, यानी जो कैमरा है कैमरा ने क्या कैप्चर किया, यानी कैमरे ने क्या फोटो खींची, कौन सी फोटो खींची। तो द कैमरा हैज कैप्चर्ड द फोटोज द पोएट्स मदर विद हर 2 कजन्स बेट्टी एंड डॉली ऑन सी हॉलीडे। क्या बताया जा रहा है कि कैमरे में कावित्री की जो माँ, जो राइटर की जो माँ है, ओके हम आपकी जो कावित्री है, ओके तो कावित्री की जो माँ है तो और उनकी जो 2 चचेरी बहनें हैं डॉली और बेट्टी, उनकी क्या फोटो खींची और वे सभी 6 छुट्टी मनाने के लिए क्या समुद्र के किनारे गए थे। दे आर होल्डिंग वन हैंड ईच ऑफ हर मदर इज स्माइलिंग स्वीटी। उनकी जो दोनों बहनें हैं जो कावित्री की माता जी हैं उनका क्या हाथ पकड़े हुए हैं, एक हाथ पकड़े हुए हैं और उनकी जो माँ है क्या मुस्कुरा रही है इस फोटो में। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा दोस्तों क्वेश्चन है, व्हाट हैज नॉट चेंज्ड ओवर द इयर्स डज दिस सजेस्ट समथिंग टू यू, यानी क्या है क्या परिवर्तन नहीं हुआ कि पूरे साल भर में कई वर्षों बाद भी क्या परिवर्तन नहीं हुआ और इससे क्या हमें सजेशन मिलता है, क्या ये हमें बताता है। तो द सी हैज नॉट चेंज ओवर द ईयर। पूरी पोयम देखते हैं तो किसमें क्या बताया जा रहा है कि माता जी की तुलना इस बार समुद्र से की जा रही है। तो ये समुद्र है जैसा पहले था, पहले के समय था जब कावित्री की जो माता जी हैं जब वो छोटी थी तो भी वो समुद्र उसी टाइप का था, ओके वही लहरें थी। और आज माता जी की जो हैं उनकी जो माता जी क्या है अब नहीं रही इस दुनिया में, फिर भी वो समुद्र है, यानी जो क्या समुद्र चेंज नहीं हुआ कि जो समुद्र है वो चेंज नहीं हुआ। दिस सजेस्ट द चेंज टाइम ब्रिंग्स इन ह्यूमन ब्रिंग्स। यह क्या है मनुष्य में क्या है समय के साथ साथ जो क्या है मनुष्य में परिवर्तन आता जाता है, ओके उसको दर्शा रहा है। हर मदर एडवांटेज्ड इन एज एंड हर फेस चेंज अ लॉट विद टाइम अनलाइक द सी।
ओके, समुद्र के जो विपरीत, समुद्र के जो विपरीत है, समुद्र के विपरीत क्या है, जो काबित्री की माता जी है उनकी क्या है, आयु बढ़ती जा रही है, साथ ही उनका क्या है, फेस चेंज हो गया, लेकिन जो समुद्र है वो ज्यों का त्यों ही है, ये बताया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं 22 में आ चुका है, 23 में आ चुका है, 24 में आ चुका है, 25 में भी आपका आ जाए। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो अब जो टीचर पेपर ही बनाएगा तो उसे इन्हीं क्वेश्चन में से देना पड़ता है। ओके, तो देख लेते हैं, लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है वो आपका क्या है, ये क्वेश्चन आपका दिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग के लिए 3 नंबर में। ओके, क्या है कि व्हाट आर द 3 फेसेस डिस्क्राइब इन द पोयम अ फोटोग्राफ। तो ये हमारी जो कविता है, अ फोटोग्राफ वाली कविता पोयम है, इसमें क्या है, आपको 3 स्टेज दिखाई जाती हैं, तो वो 3 स्टेज कौन कौन सी हैं उनके बारे में बताइए। ओके, बिल्कुल सिंपल, मैंने इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, थोड़ा समझ लीजिएगा, फिर आपको याद करने में आसानी होगी। पहला द 3 स्टेंजेस डिपाइक्ट 3 डिफरेंस फेस ऑफ द लाइफ ऑफ द पोएट्स मदर। हमें क्या बताया जा रहा है, कविता में जो 3 हिस्सों में बांटा गया है, तो कवित्री की जो माँ है, ओके, कवित्री की जो माँ है उनके जीवन के 3 चरण दिखाए जा रहे हैं। तो जो कविता को 3 हिस्सों में बांटा गया है, और इन तीनों हिस्सों में जो कवित्री की माता जी है उनके 3 स्टेज दिखाए जाए उनके जीवन के। ओके, द फर्स्ट विंग हर गर्लहुड व्हेन शी वेंट फॉर द सी हॉलीडे। इसमें क्या बताया जा रहा है आपका, कि जो पहला उस समय का दर्शाता है, पहला जो स्टेंजा में क्या दर्शाता है कि जब उनकी जो कवित्री की माता है वो क्या किशोरी थी और समुद्र के किनारे के हैं छुट्टी मनाने के लिए गई थी। एट दिस टाइम द पोएट वाज नॉट बोर्न, और इस समय क्या है उनके जो अब जो राइटर वो अभी क्या उनका जन्म नहीं हुआ। तो द सेकेंड बीइंग हर मिडिल ईयर व्हेन शी जॉयफुल रिकॉल्ड द हॉलीडे एंड प्रिपरेशन मेड फॉर इट। और सेकेंड वाले जो हमारा स्टेंजेस है, सेकेंड वाली अवस्था है, उसमें क्या बताया जा रहा है कि अब जो उनकी माता जी है वो क्या मध्यावस्था में एक बार से पूछ चुकी है, अब भी जो इस चीज जो उन्हें बचपन में जो छुट्टियां मनाई थी, ओके, उनके लिए जो तैयारी की, तो उसकी तैयारी में जो आनंद आता था उसको अब मनानी नहीं, उसको याद करना है। ओके, पहली वाली जब छोटी थी तब तो आनंद करती थी, ओके, आनंद करती थी, समुद्र में जाया करती थी, घूमा करती थी, लेकिन अब जब वो मध्यावस्था में पहुंच चुकी है, ओके, अपनी आयु के, तो अब वो उसको क्या याद करके क्या खुश हो रही है। ओके, and the third when her mother is no more। ओके, अब जो लास्ट वाला स्टेज में अब क्या है, अब उसमें अब उसकी माता जी इस दुनिया में नहीं रही। The poet finds no words to express her source, तो यानी अपना दुख, तो कवित्री के पास इस दुख को क्या व्यक्त करने के लिए उनके पास कोई शब्द नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे, बिल्कुल सिंपल दिए तीनों जो 3 अवस्थाएं एक लाइन में जो समझाया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु आर द पर्सन इन द फोटोग्राफ। फोटोग्राफ यानी जो फोटो लगी है, ओके, वॉल पर, तो उसमें जो दिखाती है कवित्री की माता जी कवित्री को, तो उसमें उस फोटो में कौन कौन था, तो बिल्कुल है, इसमें 3 लोग थे, उसकी माता जी बिल्कुल बीच में थी किसी कवित्री की, और उनके बगल में क्या है 2 उनकी जो बहनें हैं, चचेरी बहनें थी, उनकी फोटो थी। तो द पर्सन इन द फोटोग्राफ आर पोएट्स मदर विद हर 2 कजन बेट्टी एंड डॉली। उनकी जो उस फोटो में क्या है, उनकी जो पोएट्स की मदर थी, उनकी जो उनके साथ ही अगल बगल कौन थी, जो पोएट्स की जो मदर है कि कजन है, ओके, 2 कजन है, बेट्टी और डॉली वो थी। सिंपल दिया हुआ है, ओके, एक ही लाइन का आंसर है आपका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हमारा 6th क्वेश्चन है, व्हाट सोर्स मेक्स द पोएट स्पीचलेस। ऐसा सोच यानी दुख होता है, ओके, तो ऐसा कौन सा दुख है जिसके कारण अब क्या है कवित्री कुछ बोल नहीं पा रही है, द डेथ ऑफ हर मदर, बस आंसर इतना है, द डेथ ऑफ हर मदर, उनकी माँ की मृत्यु के कारण वो क्या है जो पोएट है वो स्पीचलेस हो गई, कुछ बोल नहीं पा रही है। सिंपल है। नेक्स्ट और लास्ट हमारे चैप्टर का क्वेश्चन रहने वाला है। देखिए आगे के जो 2-3 चैप्टर रहते हैं उनसे अधिकतम क्वेश्चन आते हैं, ओके, इसलिए आपने देखा हो आगे जो 2-3 चैप्टर होते हैं उसमें ज्यादा क्वेश्चन बता दूं, फिर पीछे जाते जाते वो आपके 1-2 क्वेश्चन आपको तैयार करने पड़ते हैं। ओके, तो लगभग एवरेज आपका वही हर चैप्टर से 3-4 क्वेश्चन रहेंगे, ओके, लेकिन किसी में ज्यादा किसी में कम रहते हैं। ओके, नेक्स्ट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी पोयम है जितनी भी सभी के सेंट्रल आइडिया जरूर याद करके रखना है। सेंट्रल आइडिया का सबसे अच्छा ये फायदा होता है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया और मान लीजिए फोटोग्राफ से आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन आया लेकिन मुझसे नहीं बना है, सेंट्रल आइडिया याद है और वो भी लिख दे तो भी आपको नंबर मिल जाता है। ये मैंने कई बार देखा है करके भी, ओके, नंबर मिल जाता है, क्योंकि सेंट्रल आइडिया क्या होता है, उस पोयम का पूरा सारांश इतनी लाइनों में पूरा पोयम समझा दी गई है। लॉन्ग में अक्सर आपका पूछा भी जाता है 3 नंबर में सेंट्रल आइडिया, चाहे फोटोग्राफ हो, आगे जो पोयम होगी सभी का मैं सेंट्रल आइडिया भी आपको बताते जाऊंगा। ओके, तो लॉन्ग में आज से आपको 2 ही क्वेश्चन तैयार करना है, एक तो आपको ये सेंट्रल आइडिया वाला और एक आपको 3 फेज वाला मैंने आपको बताया वो तैयार करके रखना है। चलिए देख लेते हैं आप फोटोग्राफ पोयम का सेंट्रल आइडिया। अभी तक तो नहीं आपका आया, मतलब वार्षिक परीक्षा में नहीं आया, क्वार्टरली और हाफ ईयरली में कई बार आ चुका है। चलिए देख लेते हैं। इतना सारा तो ऐसा नहीं कि आपको पूरी लाइन याद करनी है, पूरा मैं एक लाइन समझा दूंगा, फिर आप क्या करिएगा जो आपको इजी लाइन लगे वो उठा लीजिए, बाकी 2-3 लाइन आप स्किप भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप 4 से लाइन कम से कम 4 से मैंने 6-7 लाइन दे दी है, 3 से 4 लाइन आपको अच्छे से याद करके रखनी है। ओके, तो जरूरी नहीं है मैंने पूरा दिया तो आपको पूरा पढ़ना है, जो भी आपको सही लगे वो आप ले लीजिएगा लाइन, बाकी सब आपकी यहाँ लाइन आपकी बिल्कुल दी हुई है पोयम के लिए। तो देख लेते हैं। तो जब आप फोटोग्राफ पोयम का सेंट्रल लगी, सेंट्रल मतलब पूरा सारांश बताओ उस पोयम को। तो द पोयम ब्रिंग्स विथ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फोटोग्राफ,
मतलब जो अब कविता है फोटोग्राफ वाली पोयम, एक फोटो से स्टार्ट होती है। जब कहे काबित्री की माँ काबित्री को क्या है फोटो दिखाती हैं। इट शोज द पोएट्स मदर एंड हर टू कजन्स ऑन अ सी हॉलीडे। इसमें क्या दिखाया जाता है, फोटो में दिखाया जाता है कि उनकी जो फोटो में क्या है बीच में उनकी माता जी हैं काबित्री के, साथ ही अगल बगल जो उनकी माता जी की जो चचेरी बहन है वो उस फोटो में दिखाई जा रही है, जो क्या है समुद्र में छुट्टियां मनाने के लिए गई थी। हर मदर चेरिड द फॉन्ड मेमोरीज ऑफ दिस हॉलीडे। यह छुट्टी उनकी माँ के लिए क्या है एक मधुर स्मृति है, वो उनको अपना हमेशा याद करती हैं उन छुट्टियों को। द फोटोग्राफ हैज कैप्चर्ड वन मोमेंट फॉर हर लाइफ बट टाइम्स मूव ऑन। इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो फोटो में उनके जीवन के एक आनंदमय पल को क्या है कैद कर लिया गया है, परंतु समय तो आगे बढ़ता जाता है। ओके, ये उनका जो जीवन का सबसे ज्यादा आनंदमय था उस फोटो में कैप्चर हो गया है, लेकिन अब वो क्या है समय के साथ तो बदलती जा रही है। ओके, विद द पैसेज ऑफ टाइम हर मदर्स फेस चेंज बट द सी वॉशिंग हर फीट डिड नॉट चेंज। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि समय के साथ साथ उनकी जो माता जी का चेहरा है वो लगातार बदलता गया है। ओके, मतलब उनकी उम्र बढ़ती गई तो उनका चेहरा बदलता गया है, लेकिन जो समुद्र की लहरें हैं या समुद्र की जो उनके पाँव में जो समुद्र जब घूमने जाया करती थी तो क्या है समुद्र उनको क्या है पाँव को पखारा करता था इस पार से। ओके, लेकिन अब वो समुद्र चेंज नहीं हुई पार से, ये बताया जा रहा है। नेक्स्ट, दिस सजेस्ट द चेंज टाइम बिंग्स इन ह्यूमन बिंग्स, यानी समय के साथ क्या है चीजें वही रह जाती हैं, लेकिन क्या व्यक्ति तो एकदम बदलते जाते हैं। ओके, मतलब व्यक्ति की अवस्थाएं बदलती जाती हैं। हर मदर इज नो मोर बट सी विल कंटिन्यू टू लुक यंग एंड ब्यूटीफुल इन द फोटोग्राफ। अभी उनकी जो माता जी लेखिका की इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन जो फोटो में उस फोटो में उनकी माता जी उतनी क्या है बहुत ज्यादा सुंदर उसमें लग रही हैं। द पोएट इज डेलिजेटेड टू सी हर मदर्स स्माइल बट पेंड टू रियलाइज दैट सी इज नो मोर। जब वो क्या है उस फोटो को देखती हैं तो उनकी अपनी माता जी की स्माइल को देखती है, उस फोटो में क्या उनकी माता जी क्या स्माइल कर रही हैं, तो उनकी माता जी की जब स्माइल को देखती हैं तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं, लेकिन एक पल के लिए तो खुश होती हैं, फिर अंदर से उन्हें क्या है बहुत ज्यादा दुख भी होने लगता है, क्योंकि अब वो क्या है वर्तमान में इस दुनिया में अब नहीं रही। ओके, द लॉस ऑफ हर मदर्स कैन नॉट बी कंपेंसेटेड, यानी क्या है अब उसकी जो नुकसान हो गया है उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। मतलब माता जी को उनका क्या है उनकी लॉस हो चुकी है, उसके जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता, इस पार्ट में बताया जा रहा है। तो आई होप अब मैंने आपको ये पूरा सेंट्रल आईडी बता दी, पूरा पोयम को एक बार से मैंने आपको समझा दिया है। जिन स्टूडेंट ने पोयम भी नहीं पढ़ी होगी उनको भी पूरा अब पोयम समझ में आ गई होगी। आप क्या कर सकते हैं, आप 3 से 4 लाइन आपको क्या है ऊपर से आप उठा लीजिएगा, 3 से 4 लाइन जो भी आपको सही लगे उठा लीजिएगा, उतने तो आपको फिक्स याद करके रहना है, जितना हो सके मतलब अपने हिसाब से आपको याद करके रखना है। ओके, 4 लाइन तो कम से कम याद करना है, क्योंकि लॉन्ग में आपका 3 नंबर क्वेश्चन आ सकता है। अब नेक्स्ट दोस्तों हमारा लेसन है द लेमंबर टॉप। ओके, ये आपका जो ये ट्री का है आपका जो क्या है इसके जो फूल होते हैं वो क्या है पीले कलर के होते हैं, साथ ही इसमें क्या एक सोन चिड़िया होती है, वो भी यहाँ ये पहले तो ये बहुत ज़्यादा शांत होता है गर्मियों के समय। ओके, लेकिन जब सोन चिड़िया आती है तो उसके जो बच्चे होते हैं वो क्या है गूंज चिल्लाने लगते हैं, चहचहाने लगते हैं, तो ये क्या है एक बार से ये पेड़ भी एकदम खिलसा उठता है। इस बार से ये आपकी पोयम है। तो एक बार अगर पोयम आपने नहीं समझी तो आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करके एक बार पोयम जरूर देख लीजिए, 10 मिनट में भी आप क्या है पूरी पोयम समझ सकते हैं। जब आपको पोयम आपको पता होगी तब उसके आप क्वेश्चन आंसर आसानी से याद कर पाएंगे, जब मैं समझाऊंगा भी तो और ज्यादा समझ में आ जाएंगे। चलिए देख लेते हैं। पहला आपको क्वेश्चन है हमारा, टू व्हाट इज द वर्ड्स मूवमेंट कंपेयर्ड, व्हाट इज द बेसिस ऑफ द कंपैरिजन। क्या बताया जा रहा है कि जो चिड़िया है, चिड़िया की जो गति है, चिड़िया की मूवमेंट है, उसकी तुलना किससे की गई। कविता में चिड़िया की जो गति है ओके मूवमेंट है उसकी तुलना किससे की गई है, और की गई है तो क्यों की गई है, क्या रीजन है कि उसे कंपेयर की गई है। ओके, तो पहले हम देख लेते हैं आंसर क्या है। द वर्ड्स मूवमेंट इज कंपेयर्ड टू द मूवमेंट्स ऑफ लिजार्ड्स। लिजार्ड्स यानी आपका यहाँ आपकी होती है छिपकली। ओके, तो यहाँ की जो आपकी चिड़िया की जो गति है उसकी तुलना किससे की गई है, छिपकली से की गई है। अब क्यों की गई है वो भी आपको बताना है। तो द अलर्टनेस एंड स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ लिजार्ड इज बेसिस ऑफ दिस कंपेयर। क्या रीजन है, क्योंकि जो आपकी जो छिपकली है छिपकली क्या बहुत ज्यादा सजग होती है और साथ ही बहुत ज्यादा तीव्र गति से क्या है तीव्र गति से चलती है। ओके, इसी आधार पर क्या है उसकी तुलना क्या है चिड़िया से की गई है। ओके, मतलब चिड़िया की तुलना इसलिए लिजार्ड यानी छिपकली से की गई है। बिल्कुल सिंपल दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ इज द ट्री ट्रांसफॉर्म ड्यूरिंग द वर्ड्स विजिट। आपका वार्षिक परीक्षा 2024 में आ चुका है। मतलब पक्षी के आने के बाद क्या है पेड़ किस प्रकार से बदल जाता है। ओके, पेड़ पहले बहुत ज्यादा शांति के प्रतीक से रहता है, वो शांत रहता है। ओके, लेकिन जैसे ही जब चिड़ियां आती हैं वहां तो एकदम वो भी क्या है एकदम चहचहा उठता लगता है, वैसे पेड़ भी बहुत ज्यादा खुश हो गया है। तो किस प्रकार से चिड़ियां आती है तो वो पेड़ एकदम बदल जाता है, वो पूछा जा रहा है। तो ड्यूरिंग द वर्ड्स विजिट द क्वाइट एंड स्टिल लेम्बरनम ट्री सडनली
comes to life as the chicks of the birds make a lot of noise on seeing their mother। क्या बताया जा रहा है, जब कैसी जैसी उस जो चिड़ियां हैं उसके पेड़ में आती हैं तो जो एकदम शांत सा, ओके, एकदम जो शांत सा जो आपका जो लंबरम ट्री है, ओके, तो उसमें क्या जान आ जाती है, एकदम जान आ जाती है, ओके। साथ ही क्यों जान आ जाती है, क्योंकि जब पक्षी के जो बच्चे होते हैं अपनी माँ को देखने के लिए शोर मचाने लगते हैं, क्योंकि जब उसकी चिड़िया आती है, ओके, तो उसके जो बच्चे होते हैं उसमें जो पेड़ में रहते हैं वो तो पहले शांत होते हैं, जैसे अपनी माता को देखते हैं तो क्या है चहचहाने लगते हैं, और जैसे उनकी चहचहाहट चारों तरफ गूंजती है तो पेड़ में एक प्रकार से क्या जान आ जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपका सेंट्रल आइडिया दिया हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका वार्षिक परीक्षा 2024 में आ चुका है। सेंट्रल आइडिया जरूर याद करिए, मैंने आपको सेंट्रल आइडिया का फायदा बता दिया है। कोई क्वेश्चन याद करने चाहे ना करें, सेंट्रल आइडिया हर पोएम का याद होगा तो फायदा क्या होता है, कोई दूसरा क्वेश्चन आया, मान लीजिए लेमन ट्री का और कोई क्वेश्चन बन के आ गया सपोज, ओके, आपसे उसका आंसर नहीं बनता, लेकिन आपको ये पता कि जो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है ये लेमन टॉप वाला ट्री के जो लेमन टॉप वाला हमारा जो चैप्टर है उसी से लिया गया है, तो बस आपको क्या करना है, सेंट्रल आइडिया की जो आपने याद करके जाएंगे वो 3 से 4 लाइन वो आपको लिख देना है, तो भी टीचर आपको नंबर दे देता है। ये अच्छे फायदा रहता है, इसलिए आप क्या है जरूर याद करके जाइएगा। तो पोएट्री का एक भी क्वेश्चन आपका है ऐसे नहीं छूटेगा, और क्वेश्चन पेपर में आपको हर क्वेश्चन का अटेंड करना है, अगर अटेंड करेंगे तो नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे। तो देख लेते हैं, तो द लेमन टॉप का आपका सेंट्रल आइडिया, ओके, सेंट्रल आइडिया मतलब क्या होता है कि पूरी जो आपकी कविता है इसमें सारांश आपको बताने का, सारांश बताना है 3 से 4 लाइन में, ओके। जरूर जितना मैंने दिया है जरूर नहीं पूरा लाइन आप तैयार करें, जितना हो सके उतना आपको तैयार करना है, मैं से 3 से 4 लाइन आपको याद करके रखना है। देख लेते हैं सेंट्रल आइडिया मतलब इस पोएम में क्या बताया जा रहा है। तो हाँ है द पोएम टॉक्स अबाउट द साइलेंस प्रिवेलिंग ऑन द लेमम्बर ट्री इन द आफ्टरनून ऑफ सितंबर। तो क्या कविता में क्या है, सितंबर माह की जो दोपहर होती है उसमें जो लेमम्बर हमारा ट्री है उसमें क्या छाई हुई शांति के बारे में बताया जा रहा है, कि जिस प्रकार से जब क्या है जब सितंबर की गर्मियां दोपहर का समय होता है तब लेमम्बर ट्री को देखो तो एकदम शांति वाला लगता है। When the goldfinch क्या है, वो आपकी सोच रही है, चिड़िया का नाम है, तो goldfinch enters, it begins to resound with violence, sharp and surly voice, ओके। तो क्या बताया जा रहा है कि जैसे ही जब वो तो शांत है पेड़, ओके, जैसे ही जिसमें चिड़िया आती है इस पेड़ में बैठती है तो ये और इसके क्या है जो चिड़िया के बच्चे होते हैं वो चहचहाने लगते हैं, तो इसमें क्या है एक बार से जान आती है, तो सोन चिड़ैया की आते ही इसमें क्या है अनेक प्रकार की तीखें और क्या तेज एकदम ध्वनि निकलने लगती हैं। इसके बाद है सी फीड्स हर यंग वंस एंड फील्स अवे सिंगिंग एंड विस्टिलिंग, यानी सीटी मतलब होता है, ओके, लिविंग द ट्रीज वंस अगेन इट्स साइलेंस, ओके। तो क्या बताया जब चिड़िया आती है, ओके, जैसे पेड़ में है तो एकदम क्या है कि जो बच्चे चाहने लगते हैं, चिड़िया अपने क्या है जो बच्चों को क्या खाना देती है, भोजन देती है, और फिर क्या है गाना गाते हुए एक तरफ से उड़ जाती है, जैसे पेड़ से फिर जाती है तो वो जो पेड़ है लेमम्बर ट्री वाला हमारा वो फिर वो है एकदम शांत हो जाता है, ओके। द पोएट गेसेस दैट सी हैज बिल्ट हर नेस्ट हियर। तो यहाँ से जो कवि है वो क्या अंदाजा लगा रहा है कि पक्का इसमें क्या है जो चिड़िया ने अपने यहाँ घोंसला बनाया होगा और उसमें अपने क्या है बच्चे रखे होंगे, तभी वो चाहे चिड़िया क्या बार बार आती है और चली जाती है, ओके। ही कंपेरिजन्स द रिसाउंडिंग ऑफ द ट्री विद द स्टार्ट ऑफ अ मशीन। और यहाँ जो कवि ने जो हम किसी मशीन को स्टार्ट करते हैं तो उसकी स्टार्ट करने की जो मशीन को ध्वनि होती है उसकी तुलना उससे की गई, किसी तुल की गई है यहाँ जो पेड़ में जो चहचहाने वाली आवाज़ है उससे की गई है, ओके। मतलब कभी कहता है कि ये बिल्कुल ऐसी आवाज़ अचानक से आने लगती है पेड़ से जैसे क्या कोई मशीन स्टार्ट हो गई हो इस बार से। देयर इज एम्फेसिस ऑन द येलो कलर ऑफ एटम सीजन। और कविता में क्या है जो गर्मियों के समय में ओके जो लेमम्बर टॉप होता है उसके जो कलर कैसा हो जाता है, उसके फूलों का मतलब कलर कैसा हो जाता है, पूरा येलो कलर का पूरा पेड़ हो जाता है। तो ये भी आपको बताया जा रहा है, कंप्लीट हो जाता है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आपका वार्षिक परीक्षा 2022 में आ चुका है। व्हाट वाज द कंपेयर्ड विद द मूवमेंट ऑफ गोल्डफिंच, ओके। तो जो फिंच हमारी जो सोच रही है इसकी तुलना किसके मूवमेंट्स की गई, सेम वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको पहले बताया, वही सेम क्वेश्चन है, ओके। मतलब इस बार से घुमा कर आ सकता है, तो सिंपल आपको बताना है, आंसर केवल इतना है लिजार्ड यानी आपकी छिपकली को इंग्लिश में कहते हैं लिजार्ड, ओके। तो द मूवमेंट ऑफ द गोल्ड फिंच वाज कंपेयर्ड टू द मूवमेंट ऑफ द लिजार्ड, यानी जो सोच रही की जो गति है उसकी तुलना किससे गई है, छिपकली की गति से की गई है। क्यों की गई है तो भी मैं आपको यहाँ बता दिया है, अलर्टनेस एंड स्विफ्ट मूवमेंट के कारण की गई है, मतलब एकदम सजगता और तुरंत अपना क्या है तुरंत अपनी क्या है गति को बदलने के कारण इसकी तुलना की गई है कभी ने, ओके। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वार्षिक परीक्षा 2023 में आ चुका है। व्हाट इज द कलर ऑफ लेमन ट्री इन सितंबर, सितंबर में लेमन ट्री का जो कलर है वो किस कलर का हो जाता है, तो मैं आपको यहाँ बताया येलो कलर, ओके। तो बस आंसर कितना है येलो कलर, ओके।
तो इन सितंबर लेमोमर ट्री इज येलो इन कलर। ओके, तो सितंबर के जो महीना है उसमें लेमोमर ट्री का जो कलर है वो क्या है, येलो कलर के हो जाता है। ओके, कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों हमारा लेमोमर टॉप वाला ये चैप्टर इसके क्या है कंप्लीट, मैंने इंपॉर्टेंट आपको बता दिए हैं। लॉन्ग में तो केवल आपका यही आपको एक याद करके रखना है, इसका आपको क्या है सेंट्रल आइडिया। और भी देखिए दूसरा टाइप के मान लीजिए क्वेश्चन बन जाता है, मान लीजिए क्वेश्चन बन जाता है, छोड़ना नहीं है, ऐसा नहीं कि हमने पढ़ा नहीं तो हमसे बनेगा। सेंट्रल याद जो आइडिया आपने याद किया है वही को आपको कॉपी पेस्ट कराना है। ओके, बस आपको ये ध्यान रखना कि आप लेमोमर टॉप वाला क्वेश्चन है तो उसी का आप उसी में लिखें। ऐसा आपसे पूछा जा रहा है द वॉइस ऑफ द रेन वाला चैप्टर से क्वेश्चन आ गया और लेमोमर टॉप का आप लिख रहे हैं तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेंगे, उससे संबंधित तो आपको क्या है नंबर टीचर दे देता है। इसलिए छोड़ के नहीं आना है, जब अच्छे से ये जो भी याद आपको है वो आपको लिख के जरूर आना है। ओके, कंप्लीट हुआ था। बाकी इन्हीं में से क्वेश्चन आपका रहने वाला है, चिंता आपको नहीं करनी है, वो तो अच्छे से आपको तैयार कर लीजिए। अब नेक्स्ट दोस्तों हमारा लेसन है द वॉइस ऑफ द रेन। इसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ओके, तो वीडियो काफी लंबी हो जाती है क्योंकि मैं आपको क्या है एक लाइन समझाता हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य केवल नहीं कि मैं आपको बता दूं जैसे तैसे हो जाए, बस आपको बताना है मुझे। मैं चाहता हूं कि आप एक क्वेश्चन आंसर तैयार कर लें और आपके फुल स्कोर करें क्वेश्चन आंसर में। ओके, इसलिए आपको याद करना है, तो याद करने में जब आप चीजों को समझ लेंगे तो याद करने में आसानी होगी। ओके, इसलिए एक लाइन समझा रहा हूँ, ध्यान से बस सुनते जाइएगा, काफी चीजें ऐसी ही आपको याद हो जाएंगी। शॉर्ट वाले तो आपको ऐसे ही याद होते जा रहा है। जैसे मैं पूछूं कि लेमोमर ट्री का किस कलर का हो जाता है सितंबर में, आप तुरंत बताएंगे येलो कलर का। ओके, याद तो नहीं किया लेकिन आपने सुना है तो आपको इतना चीजें याद हो जाती है। आप पहला क्वेश्चन हमारा द वॉइस ऑफ द रेन में व्हाट डज फॉर सॉन्ग डील विद द लव्स रिटर्न मीन्स, यानी क्या बता के पूछा जा रहा है कि गाना होता है जो हमारा प्यार के रूप में हमारा वापस आ जाता है, इस पर लाइन आती है, उसका क्या मतलब है इस पोयम में। तो इट दिस मीन्स द सॉन्ग ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द हार्ट ऑफ द पोएट एंड आफ्टर द फुल फीलिंग्स एंड वेंडिंग ड्यूल रिटर्न टू द पोएट विथ ऑल ड्यू लव। क्या बताया जा रहा है कि जो कविता होती है वो कहाँ से उत्पन्न होती है, कवि के दिल से उत्पन्न होती है। जो कविता कौन लिखता है, कवि लिखता है, तो जो कविता उत्पन्न होती है वो कवि के दिल से उत्पन्न होती है। ओके, जो जब कवि के दिल से निकलती है तो ये बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचती है। जैसे हम सब क्या है सब कवि पढ़ रहे हैं, कविता पढ़ रहे हैं, बहुत लोग कविता पढ़ रहे हैं ये। ओके, तो सभी लोगों के पास पहुंचती है, जितने पाठक लोग हैं सबके पास ये कविता पहुंचती है, सब कोई पढ़ता है। कोई क्या है कविता की बुराई करता है, उसे अच्छा नहीं लगती, कोई चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। लेकिन जैसे तैसे वो क्या है सब अगर और एवरेज देखें हम तो जो प्रेम के रूप में क्या है कवि के पास वापस आ जाता है, मतलब जो कवि गाने के रूप में क्या है प्रेम के रूप में क्या है कवि के पास वो वापस आ जाता है। इस टाइप का है थोड़ा। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ डज द रेन डिस्क्राइब्ड इटसेल्फ इन द पोयम द वॉइस ऑफ द रेन। मतलब द वॉइस ऑफ द रेन जो हमारी पोयम है, इस पोयम में जो रेन है बारिश ने उसको अपने किस रूप में अपने आप को व्यक्त किया है या क्या वर्णन किया, अपने बारे में क्या बताया है। तो एक ही लाइन का आंसर इसका याद करना है। इन द पोयम द रेन डिस्क्राइब इटसेल्फ एज द पोयम ऑफ द अर्थ। आंसर इतना है एज द पोयम ऑफ द अर्थ, यानी इस जो द वॉइस ऑफ द रेन कविता है इसमें वर्षा ने अपने आप को क्या है पोयम ऑफ द अर्थ यानी कि धरती के गीत के रूप में व्यक्त किया है। तो आंसर है द पोयम ऑफ द अर्थ के बताया। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका सेंट्रल आइडिया, इसका भी आपको सेंट्रल आइडिया तैयार करके रखना है। ओके, सेंट्रल आइडिया तो सबका याद करके रखना है, इससे क्या फायदा हो, कोई भी क्वेश्चन आपसे तुरंत बन जाएगा। ओके, तो याद जरूर कर लीजिएगा। बाकी आपका 12 से 23 में आया है सेंट्रल आइडिया का तीन तो मेन आंगी जो पोयम है। ओके, जैसे आपका पहला वाला चैप्टर है फोटोग्राफ, दूसरा है लेबोरेटरी, तीसरा आपका द वॉइस ऑफ द रेन। इन तीनों पोयम के जरूर तैयार करके रखिएगा। तीनों पोयम में से एक ना एक जरूर आपसे पूछेगा, 3 नंबर दोस्तों आप पक्का कर लेंगे। ओके, चलिए देख लेते हैं द वॉइस ऑफ द रेन जो हमारी पोयम है इसका सेंट्रल आइडिया। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम इज बोथ रेन एंड पोएट्री होल्ड एज वैल्यूएबल पोजीशन ऑन द अर्थ। जो हमारे से इसकी पूरा सारांश क्या है इस कविता का, द वॉइस ऑफ द रेन का, कि जो वर्षा है और कविता है, कविता और वर्षा का दोनों का इस धरती में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। ओके, द पोयम सिग्निफाइज दैट द रेन ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द वाटर चेंजेस टू वाटर वेपर forms clouds and fall on the earth as rain which plays a role। यहाँ तक यहाँ तक आप क्या समझते हैं कि जो आपकी जो वर्षा है, वर्षा की उत्पत्ति कैसे होती है। वर्षा क्या होता है, आपने ये पूरा जल चक्र पढ़ा होगा। वर्षा कहाँ से बनती है, पहले जो आपका समुद्र का पानी है उसका बाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण होने के बाद वो क्या है वो समुद्र का पानी वो आपका बाष्पीकरण होकर ऊपर जाएगा। ओके, बादल के रूप में बदल जाता है, बादल ही बाद में क्या ठंडे होकर क्या फिर वर्षा कराते हैं। तो पानी से बादल बनता है, बादल से फिर पानी आपका मतलब बरसात के रूप में आ जाता है इस बार से। तो ये इस लाइन में पूरा बताया जा रहा है। ओके, जो कि हमारा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे इसमें हमारा
ओके, वर्षा क्या काम करती है कि जैसे हमें बताता है कि धरती को क्या है, पोषण तत्व प्रदान करती है, लोगों की प्यास बुझाने का काम करती है, और साथ ही वर्षा हम सब लोगों का लालन पालन करती है, क्योंकि हम पानी से क्या है जीवन चलता है एक बार से। ओके, पानी कहाँ से मिलता है, मैंने हमें वर्षा से मिलता है, वो सब यहाँ आपको बताया जा रहा है। थोड़ी आपको ये जी आपके शब्द थोड़ा डिफिकल्ट लगेंगे, तो आपको क्या 2-3 बार लिख कर इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, और इसके आगे है कि सिमिलरली द पोएट्री ऑर्गेनेट्स, ओरिजिनली उत्पन्न होता है, ओके, ओरिजिनली उत्पन्न होता है फ्रॉम द हार्ट ऑफ द पोएम एंड गोज द डिफरेंट पीपल हु आइदर अप्रिशिएट एंड क्रिटिसाइज बट इट द एंड लव कम्स फॉर द पोएट फ्रॉम ऑल द डिस्क्रिसेस। क्या बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से हमने क्या देखा कि जो वर्षा होती है वो कहाँ से उत्पन्न होती है, पानी से बनती है, पानी से बादल, बादल से क्या होती है, वर्षा होती है। सेम इसी प्रकार से जो कविता होती है, कविता क्या है, कवि के दिल से निकलती है, कवि के दिल से निकलती है और लोगों के पास पहुंचती है, सभी लोगों के पास पहुंचती है, सभी लोग उस कविता को पढ़ते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं, अप्रिशिएट यानी कुछ लोग क्या है उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं कविता की, और क्रिटिसाइज यानी कुछ लोग क्या है उसकी कविता की बुराई करते हैं। लेकिन हम ओवरऑल देखें तो क्या है, जो कविता क्या है एक कवि को क्या है एक प्यार से प्रेमी देकर जाती है। मतलब इसका मतलब बताया जा रहा है कि आप कोई भी काम करें, कोई भी आप काम करें जीवन में, तो उसका ऐसा नहीं कि कोई उसकी बुराई ना करे, बुराई तो सबको करेगा, लेकिन आप उसके चाहने वाले ज्यादा होंगे। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आप चाहने वाले ज्यादा संख्या है, कुछ होंगे कि मुझसे जलते भी होंगे, लेकिन उससे संख्या किसी ज्यादा ये चाहने वालों की है, तो वो मैटर करता है। इसलिए मुझे क्या है सबसे ज्यादा प्रेमी मिलता है। ओके, घड़ा की तुलना में क्या मुझे सबसे ज्यादा प्रेम मिलेगा। तो वही बताया जा रहा है कि लोग उसको क्या है बुराई भी करते हैं उस कविता की, साथ ही कुछ लोग उसकी क्या है अच्छाई करते हैं, लेकिन एक प्रकार से उसको कवि को क्या है पूरा लास्ट में जाकर प्रेम मिल जाता है। आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन इफ इट डजंट रेन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वार्षिक परीक्षा 2022 में आ चुका है, 24 में आ चुका है। क्या बताया रहा है, क्या होगा अगर क्या वर्षा ना हो। तो आंसर बिल्कुल सिंपल दिया हुआ है, इफ इट डजंट रेन वी विल नॉट एबल टू ग्रो प्लांट्स। ओके, अगर क्या वर्षा नहीं होगी तो हम पेड़ पौधे कहाँ से उगते, पेड़ पौधे के लिए उगाने के लिए पानी चाहिए, पानी कहाँ से मिलता है, वर्षा से मिलता है। जब वर्षा नहीं होगी तो क्या है हम जो पेड़ पौधे उन्हें बड़ा नहीं कर पाएंगे, ओके, पेड़ पौधे ग्रोथ नहीं हो पाएंगे। दैट आर मीन्स ऑफ सर्वाइवल, तो हमें क्या जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम जिससे जीते हैं, हम अनाज खाते हैं, गेहूं लेते हैं, चावल लेते हैं, इस समय क्या है खेती से मिलता है, और मतलब पेड़ों पौधों से मिलता है। और जब वर्षा नहीं होगी तो पेड़ पौधे नहीं होंगे, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो भोजन नहीं मिलेगा, देयर विल बी नो फूड, तो हमें क्या है भोजन नहीं मिलेगा, तो देयर विल बी नो लाइफ ऑन द अर्थ। तो इस पृथ्वी पर अगर वर्षा नहीं होगी, इस पृथ्वी पर क्या जीवन संभव नहीं होगा। सिंपल दिया हुआ है। नेक्स्ट है व्हाट मेक्स द अर्थ ब्यूटीफुल। एमपी बोर्ड 22 में आया, 23 में आया, 24 में आया, इस प्रकार से एकदम प्रीवियस ईयर के क्रम से आपके आ जाते हैं। जितने बता रहा हूँ फिर आपके द्वारा यही आ जाए, 25 में भी एकदम एक ही लाइन का है, पढ़ के रखना है। ओके, तो क्या बताया जा रहा है कि जो धरती है, ओके, इस धरती को खूबसूरत कौन बनाता है, तो रेन गिव्स लाइफ टू द अर्थ एंड मेक्स इट प्योर एंड ब्यूटीफुल, यानी बारिश क्या है धरती को क्या है जीवन देती है, साथ ही उसे बहुत ज्यादा पवित्र और क्या है खूबसूरत बनाती है। तो इस प्रकार से हमारे द वॉइस ऑफ द रेन जो चैप्टर है इसके आपको ये क्वेश्चन बताए हैं। लॉन्ग में तो आपको क्या है यही आपको सेंट्रल में तैयार करना है, बाकी मैंने आपको शॉर्ट वाले भी 3-4 क्वेश्चन बता दिए हैं, कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हमारा आ जाता है लेसन 4 द चाइल्डहुड। ओके, अगर आपको क्या है इससे पूरे नोट्स चाहिए हैं तो 90 39 53 479 दिए व्हाट्सएप मैसेज करके कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा। इंग्लिश का पूरा आपको पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगा, क्वेश्चन आंसर हो चाहे आपका पूरा कंप्लीट ग्रामर। ओके, तो चाइल्डहुड वाले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, 3 मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द पोएट्स फीलिंग टुवर्ड्स द चाइल्डहुड। जो बचपन के बारे में कवि की क्या भावना है, क्या फीलिंग्स है बचपन के, चाइल्डहुड यानी बचपन के बारे में कवि की क्या फीलिंग्स है। द पोएट फील्स द स्टेज ऑफ चाइल्डहुड इज द बेस्ट, तो स्टेज ऑफ द चाइल्डहुड इज बेस्ट, तो लेखक के अनुसार क्या है और सबके अनुसार, लेखक के अनुसार क्या है, सभी के अनुसार क्या है, जो बचपन होता है हमारा सबसे अच्छा होता है। हमारे जीवन में कई सारी अवस्था, पहले बचपन होंगे, फिर हम क्या किशोर अवस्था पहुंचेंगे, फिर हमारा क्या है और युवा अवस्था पहुंचेंगे, और लास्ट में वृद्धावस्था में जाते हैं। तो प्रौढ़ अवस्था, वृद्ध अवस्था, क्रम से हमारी इतनी अवस्थाएं होती हैं, लेकिन सबसे अच्छी जो अवस्था है वो बचपन वाली होती है। चिल्ड्रेन आर इंसोलेंट, दे एक्सेप्ट व्हाटएवर द एल्डर्स से। ओके, जो बच्चे होते हैं, बच्चे क्या होते हैं एकदम मासूम होते हैं। बच्चे बड़े जो लोग, बच्चों से क्या है बड़े लोग जो कुछ कह देते हैं, बच्चे क्या है वही बात को मान लेते हैं, क्योंकि वह बच्चे मासूम होते हैं। he puzzled and wants to know the moment he becomes a growth up why and lost the innocence। क्या बताया जा रहा है कि वह बहुत हैरान है, क्यों हैरान है, और ये जानना चाहता है कि अब कौन सा क्षण था जब वो क्या किशोर बन गया, वैसे कौन सा ऐसा स्टेज आया जब वो क्या एकदम अपने बचपन से, अपने बचपन खोकर अब वो क्या किशोर अवस्था में पहुंच चुका है, और उसकी क्या है मासूमियत अब क्या है एक प्यार से खत्म हो चुकी है। ऐसा कौन सा स्टेज आया कि अचानक से परिवर्तन हो गया, मैं अपना बचपन छोड़कर अब क्या किशोर अवस्था में आ गया, ऐसी कौन सी स्टेज थी। He experiences his confusion by asking that when and where did his childhood go। ओके, वह क्या है बहुत ज्यादा क्या है उलझन में पड़ चुका है, उलझन में पड़ चुका है, उससे पूछ रहा है। ओके, क्या पूछ रहा है कि उसका जो बचपना है
वो कहाँ है, वो आपका कब और कहाँ चला गया, वो कब और कहाँ चला गया, ये पूछा यार। सिंपल है, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थिंग दैट द पोएट कुड नॉट फाइंड इन द बुक्स ऑफ जियोग्राफी। वार्षिक परीक्षा 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। तो कभी अपनी भूगोल की पुस्तक में क्या नहीं ढूंढ पाया, क्योंकि कभी अपनी जो भूगोल जियोग्राफी की उसकी बुक है उसमें क्या नहीं ढूंढ पाया, तो बस आंसर इसका क्या है, हेल एंड हेवन, स्वर्ग और नर्क। तो द पोएट कुड नॉट फाइंड हेल एंड हेवन इन द बुक्स ऑफ जियोग्राफी। जियोग्राफी की जो भूगोल की पुस्तक है उसमें स्वर्ग और नर्क कहाँ है एरिया में। अब तो आप भी, मैं आपसे भी कहता हूँ, आपको भी कहूँगी, अगर आप जियोग्राफी का मैप लीजिए, चाहे वर्ल्ड का मैप लीजिए, और मुझसे बताइए कि नर्क कहाँ है, स्वर्ग कहाँ है, तो आप बता नहीं पाएंगे। ओके, क्योंकि है ही नहीं इसमें, तो ही बताया जा रहा है कि यहाँ लेखक अपनी जियोग्राफी बुक में स्वर्ग और नर्क नहीं ढूंढ पाए। ओके, नेक्स्ट इसका आपको क्या है, सेंट्रल आईडी, इसका भी आपको तैयार करके रखना है। सेंट्रल आईडी तो सबसे बड़ा फायदा मैं बता चुका हूँ, और क्वेश्चन कुछ और घुमा फिरा के भी आ जाता है। तो अगर ये भी जो आप क्योंकि क्वेश्चन आपकी जो आपका पूरा सारांश होता है वो 3 से 4 लाइन का होता है, तो कोई भी क्वेश्चन हो उसका उसमें कुछ आंसर उसका फिट हो ही जाता है। तो कोई भी किसी चाइल्डहुड वाले चैप्टर और अदर क्वेश्चन बन के भी मान लिया जाता है, ये लाइन आप सेंट्रल आईडिया याद कर लीजिएगा, पुट कर ये भी लिख के याद है तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ओके, तो देख लेते हैं सेंट्रल आईडिया आज चाइल्डहुड वाले के। ओके, तो द ब्यूटीफुल पोयम फोकस ऑन द लॉस ऑफ इनोसेंस यानी मासूमियत। ओके, तो ये पूरी जो सुंदर हमारी जो कविता है इसमें हमारी जो मासूमियत है उसको खो जाने के बारे में वर्णन किया जा रहा है, यानी एक पर से बचपना चला जाने की बात की गई है कि बचपन हमारा किस प्रकार से खो जाता है, बचपन खो जाना यानी हमारी मासूमियत खो जाती है। द पोएट वंडर्स व्हेन एंड वेयर ही लॉस्ट हिम चाइल्डहुड। ओके, जो कवि है, कवि जानना चाहता है कि उसका जो बचपना है कब और कहाँ चला गया। ओके, दिस पोएम शोस द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड। ओके, इसमें क्या कविता में क्या दिखाया जा रहा है, उस दुख दिखाया जा रहा है। ओके, क्या दिखाया जा रहा है कि जो प्रोसेस होता है बचपना से हम क्या है, छोटे होते हैं, छोटे से हम क्या अडल्ट हो जाते हैं, युवा हो जाते हैं, उसकी पूरी प्रोसेस में दिखाई जा रही है। ओके, चाइल्डहुड इज द आपका हेविली पीरियड ऑफ इनोसेंस। ओके, मतलब जो बचपना वाला होता है इसमें क्या है, सबसे ज्यादा हम क्या मासूम होते हैं। इट लेट्स अंटिल वंस बिकम टीजन, और ये क्या धीरे धीरे हमारा खत्म हो जाता है, जैसे जैसे हम क्या है आपका टीनेजर यानी होता है आपका जब आप किशोर अवस्था में पहुंच जाते हैं। दिस ट्रांजिशंस ब्रिंग्स आ रेडिकल चेंजेस इट वंस अंडरस्टैंडिंग एंड पर्सनालिटीज। और जैसे ही बदलाव होता है आपका इसमें क्या हमारे बदलाव होता है, हमारे अंदर क्या समझ विकसित हो जाती है, हमारी मासूमियत चली जाती है, हम थोड़ा क्या समझदार हो जाते हैं। तो ये आपका बताया जा रहा है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट है चाइल्डहुड वाले के, ये 3 क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करके रखना है। अब नेक्स्ट और दोस्तों लास्ट हमारा चैप्टर है लेसन 5 फादर टू सन। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, व्हाट इज द फादर्स कंप्लेन अगेंस्ट हिज सन, मतलब जो पिताजी हैं, पिताजी की अपने पुत्र के प्रति ओके क्या शिकायत थी। और फिर दूसरा इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी आपका आ सकता है, व्हाट इज द फादर्स प्रॉब्लम इन द पोएम फादर टू सन। फादर टू सन वाली जो पोयम है, इस पोयम में पिताजी की क्या समस्या है, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। आंसर आपका ये रहने वाला है, द फादर कंप्लेन्स दैट ही इज लॉसिंग बॉन्ड विथ हिज ऑन सन। ओके, इस कविता में, फादर टू सन वाली कविता में जो पिताजी की क्या शिकायत होती है कि उन्होंने अपने पुत्र और पिता के भी जो संबंध होता है, जो प्रेम का संबंध होता है, वो क्या है एकदम खोसा दिया है। ओके, दे लिव लाइक स्ट्रेंजर। अब जो पिता और पुत्र एक ही घर में रहते हैं, एक साथ रहते हैं उनके पिता और पुत्र, लेकिन अब दोनों क्या है अजनबी की तरह रहते हैं, मतलब पिता पुत्र का जो संबंध है, प्रेम भरा संबंध, वो एकदम गायब सा हो गया है। ओके, ये बताया जा रहा है, बिल्कुल सिंपल दिया हुआ, एक लाइन में आपका दिया है, याद कर लेना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डज द फादर इंटेंड टू डू अंडरस्टैंड हिज सन। ओके, आपका क्या है वार्षिक परीक्षा 2024 में आ चुका है, मतलब क्या है अपने जो पिताजी अपने पुत्र को समझने के लिए क्या करना चाहते हैं। तो देख लेते हैं, पिता अपने पुत्र को समझने के लिए क्या करना चाहता है। टू अंडरस्टैंड हिज सन, फर्स्ट ही इंटेंड्स टू क्रिएट अ गुड इंप्रेशन। सबसे पहले तो उन्हें अपना प्रभाव बनाना पड़ेगा। ओके, अपने पुत्र को समझने के लिए अपना एक प्रभाव, वर्चस्व टाइप बनाना पड़ेगा, प्रभाव बनाना पड़ेगा। एंड ही मस्ट हैव टू इंक्लूकेट द हैबिट्स which he wants to his son to have, यानी वो सभी आदतें जो वो अपने पुत्र में चाहते हैं उन्हें खुद भी अपनाना पड़ेगा। जैसे वो चाहते हैं कि मेरा पुत्र है वो क्या है मोबाइल ना चलाए। ओके, मान लीजिए, तो पिता को पहले खुद मोबाइल छोड़ना पड़ेगा, पिता भी खुद दिन भर मोबाइल लगे हैं, तो अपने पुत्र से क्या कहेंगे। इसी बात से जो भी काम अपने पुत्र से करवाना चाहिए, जो भी आदतें अपने पुत्र में डालना चाहते हैं, पिता को वो क्या है स्वयं पहले छोड़नी पड़ेगी। ओके,
तो जिस इस बार से कि मैं अगर स्वयं पढ़ नहीं रहा हूँ और मैं अपने छोटे भाई को कहूँ कि भाई तुम पढ़ो, ओके, और मैं फ्री फायर खेल रहा हूँ, पबजी खेल रहा हूँ और अपने छोटे भाई को कह रहा हूँ पढ़ना होगा, तो वो और डांट और चिल्लाएगा और कि ओके खुद पढ़ते नहीं हमें ज्ञान दे रहे। और चीज समझे, तो पहले आप स्वयं को पहले पढ़ना पड़ेगा, तब आप दूसरों को ज्ञान देंगे। तो उसी के वजह से बताया जा रहा है। नेक्स्ट इसका सेंट्रल आइडिया, इसका भी आपको पढ़ लेना, बिल्कुल सिंपल, मैंने 3 लाइन में आपको दिया गया, तैयार कर लीजिएगा। फादर टू सन वाली पोएम का सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया में बता दिए, याद करके सबको रखना है। फायदा मैं आपको बता चुका हूँ कि कुछ आपको याद ना हो या याद ना हो, याद हो चाहे ना हो, सेंट्रल आइडिया याद होगा तो कोई भी अगर घुमा फिरा के कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, सेंट्रल आइडिया लिख दे, नंबर मिल जाएगा। फिर डर नहीं रहता कि यार नंबर है, कुछ गोवा क्वेश्चन आ गया फिर नहीं बना पेपर में, इस टाइप का, ओके, वो डर भी आपका खत्म हो जाएगा। तो देख लेते हैं द फादर टू सन वाली पोएम का सेंट्रल आइडिया। The poem Father to Son describes the skewed relationship between father and his sons in the present time. ओके, इस कविता में क्या है, यह कविता क्या है, आज के समय में पिता और पुत्र के जो तनावपूर्ण संबंध है उसके बारे में क्या है बताता है। ओके, द पोएम emphasizes the generations gap between the father and the son। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि ये जो कविता है पिता और पुत्र के बीच जो पीढ़ी का अंतराल होता है उस पर क्या है उसको बताता है। ओके, the impressions the father's pain and helplessness the feeling of understand his child। तो साथ ये इस पिता में क्या है, इसी पिता के दुख को बताया जाता है और अपने बेटे को समझने के लिए वो असमर्थ महसूस कर रहा है, मतलब अपने बेटे को नहीं समझ पा रहा है। ओके, उसकी जो बेबसी है उसको दिखाया जा रहा है। इस बार से आपका दिया हुआ तैयार कर लीजिएगा। तो इसमें आपकी पोएट्री सेक्शन में फॉर्निवल में 5 लेसन थे, 5 के 5 लेसन के इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन आंसर तैयार आपको करा दिए हैं। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो पसंद है कि वीडियो कंटेंट बनाने में, वीडियो तैयार करने में काफी ज्यादा मेहनत लग जाती है, काफी ज्यादा रिसर्च भी आपको करता हूँ। मैं जब देखता हूँ कौन कौन कैसे क्वेश्चन प्रीवियस बना चुके हैं तो काफी ज्यादा रिसर्च करता हूँ, मेहनत करता हूँ। आपको आइयो आप समझ सकते हैं कितनी ज्यादा मेहनत लग जाती है। मेरी मेहनत पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों क्या है, तैयार चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।